हाय एवरीवन। ईपीएफओ पे वीडियो मैं 2-3 दिन पहले लाने वाला था, बट इतनी चीज़ें चल रही थी यूपीएससी प्री को लेके। आंसर की में इतना डिस्प्यूट है, सी सेट का इशू बहुत चल रहा है। कैट के पास भी सी सेट का प्ली गया था, बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि केस को डिसमिस कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही डिलेमा था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। बट एट लास्ट देखो, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। जिन लोगों ने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, आई होप कि वो लोग तैयारी कर रहे होंगे सिंसियर तरीके से, क्योंकि प्री का रिज़ल्ट मोस्टली 1 या 2 दिन में निकल जाएगा और फिर वहाँ क्लियर हो जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। तो अगर आपने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, देन इन 20-25 दिनों में ना बहुत ही सिंसियर तरीके से, बहुत ही डिलीजेंटली आप चीज़ों को कंप्लीट कर लो, क्योंकि प्री का रिज़ल्ट निकलने के बाद भी 1 या 2 दिन इसी में चला जाएगा इंट्रोस्पेक्ट करने में, कहाँ गलतियाँ हुई कहाँ गलतियाँ नहीं हुई। तुरंत पढ़ाई होती भी नहीं है कि जस्ट आप एक एग्ज़ाम दे के आए हो, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से बैक ऑन ट्रैक आना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई एडवाइस यू कि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ईपीएफओ का, वो स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना। आप एक बार फ्लो में रहोगे ना तो चीज़ों को रिज्यूम करना थोड़ा ईजी रहेगा। बीच में कोई रोड ब्लॉक आएगा तब भी आप कोप अप कर जाओगे, क्योंकि जो आपने यूपीएससी में पढ़ा है प्री के लिए 60-70% चीज़ें वही हैं। ईपीएफओ का जो कोर एरिया होता है वो थोड़ा अलग है, नहीं तो बाकी जो जीएस का पोर्शन हो गया, क्वांट का पोर्शन हो गया, वो आपको सेम पढ़ना है जो आपने प्री के लिए तैयारी की है। 60-70% सिलेबस जो है वो सेम है। और सिलेबस की बात करने से पहले जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ मैं बता दूं। लास्ट ईयर कट ऑफ आपका था, जर्नल की बात करें तो 187.39। 300 मार्क्स में से आपको 188 लाना था अप्रॉक्सीमेटली। 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, पर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का है, तो ये टोटल 300 हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने होंगे। जो जनरल है, ओबीसी वालों को 45, एससी वालों को 40। फाइनल सिलेक्शन आपका 400 में से होगा। 400 में से 259.33 जिनका मार्क्स आएगा वो सिलेक्टेड रहेंगे। तो ये आपका कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर का। देखो, ईपीएफओ में ना मेनली 3 सेक्शन है। पहला आपका जीएस का सेक्शन हो गया। ये सेक्शन आपका यूपीएससी से ओवरलैप करता है। जो चीज़ें आपने यूपीएससी में पढ़ा है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, जनरल साइंस और क्वांट। यहाँ पे 2 चीज़ देखना, एक करंट अफेयर हो गया, दूसरा जनरल साइंस हो गया। यूपीएससी में नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है, बट ईपीएफओ में जनरल साइंस पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखो, जैसे आप घटना चक्र पढ़ते हो, उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए होंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, डिवाइसेस, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, डिजीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो साइंस से आते हैं इन ईपीएफओ। जैसे आपका मेजरमेंट यूनिट हो गया, तो पूछ सकता है पावर का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, आप फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताओ, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर से क्या मेज़र करते हैं। उसी तरह आप यहाँ देखो, डिवाइसेस, किस डिवाइस से क्या मेज़र किया जाता है, सोनार किस लिए यूज़ होता है, टैकोमीटर क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, पायरोमीटर का यूज़ क्या है। इसी तरह जितने भी जनरल साइंस के चीज़ें हैं, जनरल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं या फिर फैक्ट हैं, वो पूछता है ईपीएफओ में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो केमिकल हुआ या फिजिकल हुआ, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल है कि फिजिकल है, वाटर में आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हो तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ या फिजिकल रिएक्शन हुआ, वाटर में अगर आप शुगर मिक्स कर रहे हो तो वो केमिकल हुआ या फिजिकल हुआ। सो ये जो जनरल साइंस है आप उस पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो। यूपीएससी के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट ईपीएफओ में मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली 1905 से लेके 1947 तक पूछता है, और बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। बेसिकली जो एक्ट्स हो गए उन पे क्वेश्चन आएगा, बुक्स एंड ऑथर्स पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। लेट मी शो यू। जैसे आपका एक्ट हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से बहुत सा क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके साथ जो बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये आपके बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके साथ जो वॉइस रॉय हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, किस मूवमेंट के साथ कौन से लीडर इन्वॉल्व थे, तो जो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं इनका मेजरली वेटेज रहता है ईपीएफओ में। नाउ कमिंग ऑन टू पॉलिटी। पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इस पर फोकस करिएगा। डीपीएसपी पे खासकर फोकस करिएगा, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या कॉम्पोजिशन था, कितने लोग सेलेक्टेड थे, कितने लोग नॉमिनेटेड थे, वो चीज़ें आप देख लेना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, तो प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया और कौन सा पार्ट कहाँ से बोरो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कौन हेड किया था,
बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का प्रोसेस था वो क्या था, कैसे था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ईपीएफओ का पढ़ते हैं और जब हम यूपीएससी प्री का पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछता है वो थोड़ा एनालिटिकल होता है, बट जो ईपीएफओ में आता है वो फैक्चुअल होता है। तो इस वक्त आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होगे तो बहुत डीप में मत घुस जाना कि आप पोस्टमार्टम करने लगे और गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है। अभी ये करने का टाइम नहीं है। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना टफ पेपर ईपीएफओ का नहीं आता है। लेकिन बात यह है ना कि कंपटीशन बहुत रहेगा, बिकॉज जितने लोगों का यूपीएससी प्री नहीं क्लियर होगा वो सारे लोग ईपीएफओ देंगे। और इस बार प्री का पेपर इतना वाहियात आया है यूपीएससी का। सी सेट का आप देखोगे लेवल तो आईआईटी जेईई और कैट के लेवल का सी सेट है। तो बहुत से एलिजिबल बच्चे, बहुत से डिज़र्विंग कैंडिडेट जो यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मे भी वो क्वालिफाई ना कर पाएँ, इसलिए उनका टारगेट जो है ईपीएफओ होगा। सो आपको ये कंपटीशन देखते हुए चीज़ों को प्रिपेयर करना है। हमने पॉलिटी की बात कर ली, इकोनॉमिक्स भी बेसिक इकोनॉमिक्स आता है। आप इकोनॉमिक्स सर्वे देख लेना और बजट देख लेना, प्लस जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं वो देख लेना। और जो इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं, जीडीपी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना। करंट अफेयर की बात करें तो जो यूपीएससी में पूछता है उस टाइप का करंट अफेयर यहाँ पे उतना नहीं आता है। मैंने बोला था एक बुक आई दृष्टि आती है, उसको देख लेना, उसको रिवाइज़ कर लेना। आई थिंक वो 10 अप्रैल तक अपडेटेड है। उसके बाद एक महीने का करंट अफेयर एटलीस्ट आप 15 जून तक का करंट अफेयर देख लो, नेट पे आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो 10 अप्रैल तक आप आई दृष्टि से कर लो, उसके बाद आप नेट पे कोई भी कंपाइलेशन देख लेना, वहाँ से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर्स में भी आपको अवार्ड्स पे ध्यान देना है, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, जो भी इंटरनेशनल समिट्स हुए उस पर ध्यान देना है, जो अपॉइंटमेंट्स हुए उस पर ध्यान देना है। क्योंकि जो करंट अफेयर ईपीएफओ में पूछता है उसका नेचर मोर और लेस यूपी पीसीएस से सिमिलर है। तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को प्रिपेयर करना। क्वांट की बात करें तो यूपीएससी में क्वांट आपने देखा ही कैसा पूछ लिया है। उतना टफ क्वांट यहाँ पे नहीं आता है। नंबर सिस्टम आता है, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज देख लेना, एवरेज देख लेना, रेशियो प्रोपोर्शन देख लेना, टाइम एंड वर्क देख लेना, प्रॉफिट लॉस, ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इनसे क्वांट आपका बन जाएगा। सो ये आपका वो पोर्शन रहा जो सीएससी प्लस ईपीएफओ में कॉमन है, और इसको आप मैक्स टू मैक्स 7 दिन में रिवाइज़ कर लेना। एंड आई होप कि आप रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि आपने सीएससी में चीज़ें पढ़ी हैं, सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। प्लस आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास 20 दिन है, तो 7 दिन में आप इसको करो। बाकी जो 10 दिन बचेगा उसमें आप ईपीएफओ का जो कोर सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, प्लस जो इंग्लिश है उसको देख लेना। एंड लास्ट के 3 दिन में सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कर लेना। नाउ द नेक्स्ट ब्लॉक इज़ आपका जनरल इंग्लिश आता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो आप ल्यूसेंट से कर सकते हो। जितने भी रिसोर्सेज हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर टॉपिक में क्या पीवाईक्यू में पूछा गया है, जो भी मल्टीपल रिपीटेड टॉपिक्स है उनकी एक वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। उसकी वीडियो में 2-3 दिन में ला दूंगा कि आपका क्या फोकस एरिया होना चाहिए इन 20 दिनों में, कौन कौन से टॉपिक्स, चाहे इंग्लिश हो गया या फिर साइंस हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, किसमें क्या पढ़ना है। तो जो इंग्लिश है ना, ये बहुत ईजी आता है। पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे तो सिंपल चीज़ें पूछता है, इसमें क्या एरर है, इसका क्या सिनोनिम्स होना चाहिए, क्या एंटोनिम्स होना चाहिए। और आप यूट्यूब से कोई वीडियो भी उठा के देख लो, 150 वर्ड्स आप याद कर लोगे तो आराम से टैकल हो जाता है। कोई अलग से कोर्स या फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम होता तो एक इसकी बुक है जो मैंने रिकमेंड की थी, वो आप पढ़ सकते हो। बट अगर वो बुक आपको मिल जाती है और आप उसको एक दिन में ख़त्म कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उसका आप पीवाईक्यू देख लेना। और यूट्यूब पे शायद अनुज जिंदल करके सर हैं एक, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने ईपीएफओ का काफ़ी वीडियो निकाला अपने चैनल पे, उसको आप देख लेना। मुझे वो ठीक ठाक लगा, मतलब आप रिलाय कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लूसेंट से पढ़ लो, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एचटीएमएल का कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो जो बेसिक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको आप क्लियर कर लोगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नाउ जो मेजर चंक बचा वो आपका ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो एपीएफसी वालों के लिए है। ये जो एपीएफसी दे रहे हैं वो ये पढ़ेंगे, बाकी जो एपीएफसी नहीं दे रहे हैं उनके लिए इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हो पूरा, प्लस इसको कर लेते हो, तो आपका 70% टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो ये ईपीएफओ का टॉपिक है इसका वेटेज मोटा मोटा 25 से 30% है। इसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट स्कीम का। गवर्नमेंट स्कीम का मैंने एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड किया था। ये गवर्नमेंट स्कीम का पीडीएफ है, और जो भी गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स हैं उनको आप पढ़ लेना।
जब भी आप स्कीम्स पढ़ोगे तो जो ये एलिजिबिलिटी वाला पार्ट है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि क्या एज ग्रुप होना चाहिए, क्या मंथली इनकम होना चाहिए। जैसे आपका ये स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या आपका एनपीएस स्कीम हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस पीडीएफ को मैं एक बार फिर से रीअपलोड कर दूंगा, आप जाके देख लेना। और जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है ना, उस पर फोकस करना। आप दुनिया भर की स्कीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कीम पॉवर्टी से रिलेटेड हो, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वल्नरेबल सेक्शन की बात कर रहे हो, उन पे मेजर फोकस करना आप। लेबर लॉस की बात करें तो एक डाउट ये आ रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने 44 लॉज को कंबाइन करके 4 लेबर कोड बना दिया है, तो ये वाला पढ़ें या फिर 4 लेबर कोड पढ़ें। देखो पहले 44 लॉज में से क्वेश्चन पूछा गया है, बट इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए जो ये 4 लेबर कोड हैं, इनको अच्छे से देख लेना। और अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये श्योर है कि क्वेश्चन इसमें से आएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो टर्मिनोलॉजीज़ है अकाउंट्स की, वो देख लेना। कॉस्ट रिवेन्यू क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप्स क्या होते हैं, एसेट लायबिलिटी क्या होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें आप एनसीईआरटी में देखोगे, उसको देख लेना। और जो मैंने बताया है ना कि अनुज जिंदल सर की क्लासेस हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख लेना। कुछ मैराथन लेक्चर्स उन्होंने लिए हैं, और उसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। 2 4 10 पेज के जितने भी नोट्स प्रिपेयर कर पाओ आप कर लेना, क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको हर चीज़ लिखना है, बस एक बार आप पढ़े रहोगे, दिमाग में आएगा, आप टिक कर दोगे। जितना भी हो सके, जितना भी मैक्सिमम टाइम हो सके आप रिवीजन पे दो। आपके पास अभी मुश्किल से 20 दिन बाकी है। 20 दिन में से आप 7 दिन जीएस के टॉपिक्स को दो, जो सीएससी प्लस ईपीएफओ को ओवरलैप करता है। इसके बाद जो 10 दिन बचे हुए हैं उनमें आप जो ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक है उसको पढ़ो। लास्ट के 3 से 4 दिन में आप सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेना। देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जो ये 7 दिन दे रहे हो, जो जीएस टॉपिक्स को आप 7 दिन 8 दिन में ख़त्म करने की सोच रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ना। मान लो 7 दिन में नहीं हो रहा तो उसको 10 दिन कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लोगे। आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उसको आपको रिवाइज़ करना है। जो ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक है उसको आप जितना कर सको, मैक्स टू मैक्स जितना कवर हो पाए वो आप कर लेना, क्योंकि जितना टाइम बचा हुआ है ना उसमें आप सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको छोड़नी पड़ेंगी। सो जो रियल कंपटीशन है, जहाँ गलती आप नहीं कर सकते हो, वो इन जीएस के क्वेश्चंस पे हो गए। काफ़ी लोग इवन ऐसे भी होंगे ना जो सिर्फ जीएस पढ़ के जाएंगे प्लस इंग्लिश करके जाएंगे, और ऊपर ऊपर से ईपीएफओ का टॉपिक देख लेते हैं और वो क्लियर कर लेंगे। इसीलिए इस वक्त आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना। अगर आपने यूपीएससी का प्री दिया है तो आई एज्यूम कि जीएस पोर्शन आपका मोटा मोटा तैयार होगा, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ से क्वेश्चन गलत मत होने देना। अभी आप क्या करो कि जीएस की चीज़ों को रिवाइज़ करो। लास्ट के 7 या 8 दिन आप ईपीएफओ का पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत से मैराथन सेशंस चलते हैं, उनमें से कोई भी एक उठाना और रिवाइज़ कर लेना। 10-15 के पीछे मत पढ़ना कि इसको भी देख लेता हूँ, उसको भी देख लेता हूँ। एक से भी आप 15-20 क्वेश्चन निकाल ले रहे हो ना तो बहुत हो गया, क्योंकि जो ईपीएफओ स्पेशल टॉपिक्स है वहाँ से आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30-35 में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मोटा मोटा 25 से 30 क्वेश्चन आता है। देखो हर साल वेरी करता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल जितना आया था इस साल भी उतना है, बट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपका फोकस होना चाहिए जीएस पहले, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए ईपीएफओ का टॉपिक। यहाँ पे जो क्वांट वाला पोर्शन आता है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सी सेट वाला क्वांट यहाँ नहीं पूछेगा। यहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इसको सॉल्व कर लोगे। नाउ जो एपीएफसी दे रहे हैं उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। जितना भी आप जीएस पढ़ सको और जो भी ओवरलैप करता है एपीएफओ वाले टॉपिक से, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। और लास्टली इसके कोई भी शॉर्ट नोट्स आपको मिले उसको देख लो, या फिर कोई मैराथन सेशन से आप कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेना। बहुत डीप आपको जाना नहीं है, बट माइंडेड की एपीएफसी के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ यूपीएससी के लेवल के होते हैं, बट उतना परेशान होने की ज़रूरत आपको है नहीं। आपने इस बार जो प्री का एग्ज़ाम दिया है उससे तो नीचे ही लेवल रहेगा, चाहे कितना भी वो टफ कर दे, तो जो भी जीएस से क्वेश्चन आते हैं वो आप मैनेज कर लोगे। सो ये आपका 20-25 दिन का प्लान होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो मैं उसको प्रिपेयर करके या तो टेलीग्राम पर डाल दूँगा, नहीं तो उसका वीडियो बना दूँगा। और ये स्कीम का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो लोग ईपीएफओ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार 2023 के प्री का रिज़ल्ट आ जाने दो। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि आगे आप मेंस की तैयारी कैसे करो और 2024 के लिए क्या प्लान होना चाहिए।